हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 11 AM वीडियो। डियर रोहित, कल आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हार्ड वर्ड्स को डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे याद करना है। तो रोहित, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। इनफैक्ट 21 जनवरी के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे साइंटिफिकली आपको वर्ड्स को याद करना है, और साइंटिफिक तरीका वर्ड्स को मेमोराइज करना करता ही नहीं है। इनफैक्ट जब आप वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं, एक सेंटेंस में याद करते हैं, एक स्टोरी में याद करते हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसीलिए नो रट्टाफिकेशन। आधा घंटे वोकैब को याद करने से अच्छा है कि 40 मिनट का या 35 मिनट का बैक टू बेसिक्स में वीडियो देख लीजिए और बाद में खुद चेक करिए कि कितने वर्ड्स अनइंटेंशनली बिना मेहनत के आपको याद हो गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माइंडलेस किलिंग ऑन मणिपुर मेती मैंस किलिंग। देखो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि केवल टाइटल को पढ़ के आपको एडिटर की टोन समझ में आ जाती है। 90% केसेस में टाइटल और सब टाइटल में एडिटर अपनी टोन को बता देते हैं। तो एक नंबर यहीं से पक्का करके चलिए। क्या कह रहे हैं? माइंडलेस किलिंग। माइंडलेस का मतलब होता है इरेशनल, विदाउट गिविंग अ थॉट, बिना सोचे समझे लोगों को मारना। किलिंग का मतलब मारना। On Manipur Methi man's killing, and this particular editorial is going to be a commentary of the editor on Manipur's मेती मैंस किलिंग, कि मणिपुर में किस तरीके से मेती कम्युनिटी के एक आदमी को मार डाला गया है। तो टोन समझ में आ गई हमें यहाँ पर। माइंडलेस किलिंग मतलब क्रिटिकल। द टोन इज क्रिटिकल, बिना सोचे समझे किसी को मार दिया गया। तो यहीं पे एक नंबर पक्का। Manipur is still reeling from the mishandling of the 2023 protests. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मणिपुर अभी भी चपेट में है। 2023 में जो प्रोटेस्ट हुई थी उसको जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया या मिस हैंडल किया गया, सही तरीके से मैनेज नहीं किया, उसकी मणिपुर अभी भी 2023 की प्रोटेस्ट को सही तरीके से एड्रेस ना करने की चपेट में है। उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आई उनकी चपेट में है। इन मल्टी इथनिक मणिपुर द डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज कंटिन्यूज टू ग्रो एंड स्पिल ओवर इनटू वायलेंस। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करने वाले लोग, मल्टी का मतलब मैनी, एथनिक का मतलब होता है व्हेन द पीपल दे बिलीव इन डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, एंड बिहेवियर। तो जो उन लोगों का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एथनिक। ठीक, तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग मणिपुर में रहते हैं। एंड द डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज कंटिन्यूज टू ग्रो, और जो इन कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड है, जो खाई है, वो अभी भी लगातार बढ़ रही है। एंड स्पिल ओवर इनटू वायलेंस। स्पिल ओवर का मीनिंग देखो, आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पिक्शनरी। इस पिक्शनरी में देखो, द मग इज ऑलरेडी फुल विद वाटर एंड स्टिल द वाटर इज बीइंग poured in this mug. So what will happen? The water will begin to spill over. पानी spill over होने लगेगा, मतलब बिखरने लगेगा मग के बाहर। तो स्पिल ओवर का मतलब क्या हो गया? कोई चीज जो एक जगह पर लिमिटेड थी उसका बिखरना, फैलना। तो अब ये बोल रहे हैं कि वायलेंस विच वॉज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया हैज नाउ बिगन टू स्पिल ओवर। तो यहाँ पे हमें कोलोकेशन भी मिल जाता है कि स्पिल वर्ब के साथ हमें ओवर प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। आगे बढ़े। With people still trying to rebuild lives upended by 2 years of mindless hostility that began on May 3, 2023. तो ये बोल रहे हैं कि लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ी करने का, बनाने का, जो कि अपैंड हो गई थी, मतलब अपसाइड डाउन हो गई थी। मई 2023 को लोगों के बीच में माइंडलेस जो हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, रिवलरी शुरू हुई थी, उसकी वजह से लोगों की जिंदगी अपैंडेड यानी अपसाइड डाउन हो गई थी। उसको दोबारा बनाने की कोशिश लोग कर रहे हैं अभी भी। 2 साल पहले, मतलब अब देखो 2 साल से लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टिल वर्ड का यूज हुआ है अभी भी। ठीक है। एंड अपैंडेड को आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द पिक्चर ऑफ दिस टॉर्टिस। टॉर्टिस इज अपसाइड डाउन, अप एंडेड। क्लियर हो गया मीनिंग?
अब इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड जो बचा है आपका क्या कि जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, ऐसा बचा ही नहीं होगा। ये आपकी वोकैबुलरी टेक अवे है। डियर स्टूडेंट्स, आप वर्ड्स को याद करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगे। आप खुद देख लीजिएगा वीडियो को सुनने के बाद कि कितने वर्ड्स हैं जो अपने आपको बिना याद करे ही याद हो गए। ठीक है, ऑन वेंसडे नाइट, देखिए यहाँ पर ये छूट गया है। अनदर सेंसलेस किलिंग हैज लेड टू फ्रेश टेंशन। ये कह रहे हैं एक और सेंसलेस किलिंग यानी माइंडलेस किलिंग होने की वजह से यहाँ पर नई टेंशन, प्रॉब्लम्स और लोगों के बीच में चिंता पैदा हो गई है। वेंसडे की नाइट को एक 29 ईयर ओल्ड मेती आदमी को मार डाला। कुछ आइडेंटिफाइड assailants ने, अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है द पीपल हु आर नॉट फैमिलियर, हु कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, हु कैन नॉट बी नेम्ड। ठीक है, आइडेंटिफाई करना होता है किसी को पहचानना, इसका ऑपोजिट हो गया अनआइडेंटिफाइड। तो अनआइडेंटिफाइड का मीनिंग क्या हो गया? जिनको पहचाना नहीं जा सकता। और assailants का मतलब होता है अटैकर्स। ठीक है, assailants का मतलब क्या होता है? अटैकर्स। तो कुछ अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स ने मेती कम्युनिटी के एक 29 ईयर ओल्ड आदमी को वेंसडे की रात में मार डाला। सो आई हैव ट्राइड टू शो यू अटैकर्स। सो देखो आप, ये दोनों असेलेंट्स हैं। दीज टू पीपल दे आर ट्राइंग टू रॉब दिस मैन। ठीक है, तो अनआइडेंटिफाइड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, असेलेंट का मतलब बता चुकी हूँ। मयंगलम बाम Rishikant Singh was visiting his wife, who is from the Kukizo community in Churachandpur district. इस जो आदमी को मारा गया 29 ईयर ओल्ड जो था, उसका नाम मयंगलम बाम ऋषिकांत सिंह था। ये अपनी वाइफ को विजिट कर रहा था। ठीक है, हु इज फ्रॉम द कुकीजो कम्युनिटी। उसकी वाइफ जो है वो कुकीजो कम्युनिटी से बिलोंग करती है या कुकीजो कम्युनिटी की है। और वो कहाँ गया था? चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट गया था। When the couple was picked up from home by masked gunman, उसी समय उस कपल को यानी पति पत्नी को दोनों को उठा लिया गया कुछ मास्क्ड गनमैन द्वारा। मास्क का मतलब आप सभी को पता है, मास्क हम सबने लगाया कोरोना में। ठीक है, तो चूंकि वो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और हाथ में गन लिए हुए थे, उन लोगों द्वारा देखा गया है। दिस इज द रीजन द टर्म अनआइडेंटिफाइड इज यूज्ड। दिस इज द रीजन द टर्म अनआइडेंटिफाइड इज यूज्ड, कि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया अभी तक क्योंकि मास्क लगाए थे फेस पे। क्लियर हो गया? While she was allowed to walk away, she यानी उन पति पत्नी के जोड़े में जो वाइफ है उसको तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप जा सकते हो। सिंह वॉज शॉट डेड, लेकिन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शॉट डेड का मतलब होता है गोली मार के हत्या करना। विच वॉज रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, और इसको कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया गया। मोबाइल के कैमरे में इस पूरे इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया गया। देयर वर डेमोन्स्ट्रेशंस इन मेती डोमिनेटेड इम्फाल वैली, और उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन शुरू हो गए। कहाँ पर? इम्फाल में जो वैली है या इम्फाल जो वैली में लाई करता है, वहां पर मेती डोमिनेटेड कम्युनिटी द्वारा। तो बेसिकली जो मणिपुर है वो एक हिली एरिया है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। दिस ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड हिल। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। और जो नीचे सप्रेस्ड एरिया है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वैली। समझ में आता है बात? ठीक है, उसे हम बोलते हैं वैली। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताया है कि मणिपुर में जो वैली है उस पर मेती लोग या मेती कम्युनिटी डोमिनेट करती है। तो वहां पर ऋषिकांत सिंह की हत्या करने के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। एंड काकचिंग, और काकचिंग में भी शुरू हो गए। फ्रॉम वेयर सिंह हेल्ड, जहां से सिंह बिलोंग करता था। हेल्ड, फ्रॉम के हेल्ड के साथ हमेशा हमेशा आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? फ्रॉम यूज करना है। हेल्ड फ्रॉम, हेल्ड फ्रॉम एक सेंटेंस में बता देती हूँ। आई हेल फ्रॉम यूपी और आई बिलोंग टू यूपी। तो बिलोंग के साथ आप क्या यूज करते हो? टू यूज करते हो, और हेल के साथ फ्रॉम यूज करते हो। अब यहाँ क्लियर हो गया? तो यहाँ इन्होंने बता दिया कि इम्फाल वैली जहाँ पर मेती लोगों का डोमिनेशन या कंट्रोल है वहां पर, और काकचिंग जहां से सिंह है, उन दोनों ही जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई, धरने और प्रदर्शन शुरू हो गए। पीपल ब्लॉक द इंडो म्यांमार सुगनू रोड, लोगों ने ब्लॉक कर दिया इंडो म्यांमार सिग्नू रोड को। और क्यों किया? टू सीक जस्टिस फॉर हिज फैमिली, क्योंकि वो
सिंह की फैमिली के लिए न्याय चाहते थे, जिसको मार डाला गया उसकी फैमिली के लिए न्याय चाहते थे। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑन वेंसडे नाइट, अब ये बोल रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हिसाब से वेंसडे की जो नाइट थी ना, उसमें क्या हुआ, अ वीडियो ऑफ द किलिंग वॉज शेयर्ड। एक मारने वाली जो वीडियो, किसी को जो मारा गया था, उस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर किया गया फ्रॉम अ गुवाहाटी आईपी एड्रेस। गुवाहाटी असम की कैपिटल, असम की कैपिटल। अभी हम कहाँ पे थे, अभी हम मणिपुर की बात कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि एक वीडियो जो आई वो आसाम से आई थी, गुवाहाटी से आई थी, और उसका जो आईपी एड्रेस था, आप सबको पता होगा आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, हर सिस्टम का, हर मोबाइल का, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे पता चलता है कि वो कहाँ, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करके पता लगाती है, इस एड्रेस से ही पता लगाती है कि भाई ये किस जगह की चीज है। क्लियर हो गया। तो उन्होंने, पुलिस ने या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जब ये देखा कि ये जो आईपी एड्रेस है गुवाहाटी का है, असम का है, तो उस पे जो टाइटल था वो क्या लिखा हुआ था, नो पीस नो पॉपुलर गवर्नमेंट्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है बच्चों, नो पीस नो पॉपुलर गवर्नमेंट, दिस इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है, और इसका मतलब क्या है, जहाँ पीस नहीं है वहाँ गवर्नमेंट, या बोलना चाहिए लोगों का सपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट किसी जगह पर पीस मेंटेन नहीं कर सकती है तो लोग भी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अ जॉइंट एक्शन कमिटी सेट अप इन द मेटी डोमिनेटेड इम्फाल वैली, और इसके बाद एक जॉइंट एक्शन कमिटी का मतलब हो गया, कमिटी, कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज मेड और सेट अप फॉर अ डेफिनेट गोल। किसी गोल को लेकर जब एक ग्रुप को अपॉइंट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं कमिटी, है ना। तो यहाँ पर एक जॉइंट एक्शन कमिटी उन्हें एक्शन लेने के लिए बनाया गया है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि पूरे मैटर में कौन कल्प्रिट है और किन लोगों ने सिंह को मारा था। ठीक है। तो इम्फाल वैली में यहाँ पर उन्होंने एक एक्शन कमेटी अपॉइंट कर दी है। ठीक। और उन्होंने क्या किया है, दे डिमांडेड दैट द केस बी हैंडेड ओवर टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उन लोगों ने ये डिमांड किया है कि ये जो केस है सिंह के मर्डर का, उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को दे दिया जाए। दोस्तों मैं आपको बार बार ये बोलती हूँ कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, देखो वर्ड से ही पकड़ो, नेशनल अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है तो इट क्लियरली शोज कि ये सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, पहली चीज़। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ये इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक। और किन मैटर्स में इन्वेस्टिगेट करती है, द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी, सोवरेनिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सब में इन्वेस्टिगेशन का काम जो करती है वो एनआईए करती है। क्यों? क्योंकि ये मैटर कहीं ना कहीं टेररिज्म से रिलेटेड है और देश की यूनिटी को खतरा पैदा कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी एक कम्युनिटी के लोगों को अगर मारा जा रहा है या दो कम्युनिटी के लोगों के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है, तो दिस शोज कि अब इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अपॉइंट कर लेना चाहिए, उनको ये काम सौंप देना चाहिए। The acute trust deficit among the people in a state which has been under president's rule since last February is palpable. अब ये बोल रहे हैं कि जो acute का मतलब होता है बहुत सिवियर, बहुत ड्रेडफुल, जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के बीच में पैदा हो गया है। ट्रस्ट डेफिसिट देखो इसका मतलब दो तरीके से है, एक तो मणिपुर में रहने वाले लोगों के अगेंस्ट ही विश्वास कम होना, और दूसरा मणिपुर में रहने वाले लोगों का वहाँ की सरकार के ऊपर विश्वास का कम होना। ठीक है। तो ये लिखा है द एक्यूट यानी सिवियर, बहुत ज़्यादा जो ट्रस्ट डेफिसिट लोगों का इस स्टेट में आपस में हो गया है, जो कि पिछले फरवरी से प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा हुआ है, वो इज पैल्पेबल, वो अनइमेजिनेबल है। ठीक है। द फॉल्टनेस बिटवीन द हिल्स, जो फॉल्टनेस है, फॉल्टनेस का मतलब क्या हुआ, दरार,
ठीक है, अभी देखो ये दरार है ना दरार। तो ये जो दरार है बिटवीन द हिल्स डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स, तो मैं इसको देखो पिक्चर से आपको बता देती हूँ। ये रही हिल, जो हिल्स में जो ट्राइब रहती हैं उनके बीच में, एंड द वैली होम टू मेटीज, और वैली में जो मेटी कम्युनिटी रहती है उनके बीच में जो दरार है, जो ये खाई है, वो क्या हो गया है, वो और भी ज़्यादा शार्पन हो गई है। शार्पन का मतलब होता है, देखो बच्चों मैं आपको यही बार बार बोलती हूँ, अगर आप शार्प वर्ड से पकड़ोगे ना तो शार्प का मतलब होता है बहुत पैना, बहुत तीखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में शार्पन का मतलब डिस्टिंक्ट है, ठीक है। शार्प का मतलब प्रोनाउंस्ड है और स्ट्राइकिंग है। मैं आपको डे वन से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप वर्ड को, मीनिंग को याद मत करो, डिनोटेशन नहीं कॉनोटेशन इंपॉर्टेंट है। कॉनोटेशन मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, डेनोटेशन मतलब डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग याद मत कीजिए, कॉनोटेशन याद कीजिए। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि इन जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं और जो वैली एरिया है जहाँ पर मैटी ट्राइब रहती है, उन लोगों के बीच में जो फॉल्टनेस है, जो दरार है, वो और भी ज़्यादा शार्पन यानी कि डिस्टिंक्ट हो गई है, वो और ज़्यादा गहरी हो गई है, प्रोनाउंस्ड हो गई है, दिखाई देने लग गई है, क्योंकि वो बढ़ रहा है लगातार, दरार बढ़ रही है। मणिपुर, which became a state in 1972, has 33 recognized tribes. अब ये कह रहे हैं कि मणिपुर को स्टेट का दर्जा 1972 में मिला था, और यहाँ पर 33 रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट ट्राइब्स को ऐसे ही नहीं अनाउंस कर देती है, एक शेड्यूल जारी किया जाता है, एक लिस्ट जारी की जाती है, उसमें किसी को ऐड कर देना कहते हैं कि वो अब रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब हो गई, एक्नॉलेज ट्राइब हो गई, ठीक है, एक रजिस्टर्ड ट्राइब हो गई। तो वहाँ पर टोटल 33 ट्राइब्स हैं, ईच ट्राइब इंक्लूडिंग द कुकीजो एंड नागास, और हर ट्राइब में कुकीजो और नागा कम्युनिटीज को शामिल किया गया है। And several non-tribal communities such as the Métis have their unique identity or culture. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कुकीजो और नागास के अलावा, ये दो वर्ड्स यूज किए थे इन्होंने, कुकीजो और नागास के अलावा भी बहुत सारे दूसरे नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं। नॉन ट्राइबल का मतलब क्या हो गया कि इन्हें ट्राइबल का दर्जा नहीं मिला है। हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि जो मीटीज थे ये अभी तक इनके हिसाब से क्या है, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है सच एज मेटीज हैव द यूनिक आइडेंटिटी एंड कल्चर, इनका अपना खुद की आइडेंटिटी मतलब पहचान है, और इनका खुद का अपना एक कल्चर है। सो दोस्तों कल्चर के बारे में हम सबको पता है, हम रोज कल्चर की बात करते हैं, हमारा कल्चर, तो होता क्या है, देखो एक कल्चर के सभी मेंबर्स शेयर्ड बिलीफ रखते हैं। शेयर्ड का मतलब उन सबके जो बिलीफ्स हैं वो शेयर्ड हैं, एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ, या बोलना चाहिए उनकी सोच एक जैसी है। किन चीज़ों को लेकर, रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारा कल्चर है, स्पेसिफिकली मराठी जो कल्चर है, हम दिवाली पर अपने यहाँ क्या करते हैं, घर के बाहर क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, अल्पना बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर कल्चर स्पेसिफिक। नॉर्थ में कुछ अलग हो सकता है, राइट, और साउथ में कुछ अलग हो सकते, और इसमें भी डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो बनेगी वो अलग तरीके की बनेगी, जो दूसरे स्टेट्स में है वो अलग तरीके की बनेगी। तो बेसिकली मेरे कहने का पर्पस क्या है कि हम किसी एक कल्चर में जो लोग बिलीव करते हैं उनकी सोच जो होती है वो इन चीज़ों को लेके लगभग एक जैसी होती है कि हमें ये धर्म मानते हैं, हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसा खाना खाते हैं, ठीक है। तो विच द पोलिटिकल लीडरशिप हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ। तो अब इन्होंने ये बताया है कि जो मेटी कम्युनिटी है ना, उसकी आइडेंटिटी और कल्चर बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। उसका पॉलिटिकल लीडरशिप यानी रूलिंग गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। माइंडफुल ऑफ का मतलब होता है
to take into cognizance, to understand, be thoughtful of. mindful के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे. be mindful of हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, should be conscious of. ठीक है. Despite witnessing waves of insurgencies, despite के बावजूद, witnessing गवाह होने के, बहुत सारे विद्रोह, विध्वंस, रिबेलियन, रिवॉल्ट्स जो यहाँ पर हुए हैं, उन सब के गवाह होने के बावजूद, एंड जो भी इथनिक कन्फ्लिक्ट 1972 से यहाँ पर हुए हैं, उन सब के बावजूद, पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स के जो लोग हैं, और 9 नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं. अभी इन्होंने बताया था ना 33 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उसके बाद जो मीटी है वो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है, यही बताया था. तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, ये EI है, ठीक है, MEITEI, वो सभी साथ साथ मिलके काम करते थे एंड लिव टुगेदर, साथ साथ रहते थे विदाउट फियर ऑफ रेप्रेसल, बिना रिटेलिएशन और काउंटर अटैक की फीलिंग के साथ. मतलब दूसरे से बदला लेना है, उसके ऊपर अटैक कर देना है, उससे रिटेलिएट करना है, रिवेंज लेना है. इन सभी जो लोग ये जो थे साथ साथ रह रहे थे, इनके मन में कोई रिटेलिएशन की फीलिंग नहीं थी. हालांकि यहाँ के लोगों ने बहुत सारे विद्रोह और बहुत इथनिक कन्फ्लिक्ट 1972 से देखी थी, उसके बावजूद ये लोग सब मिलजुल कर साथ साथ रह रहे थे और काम कर रहे थे. That has become almost impossible now. लेकिन अब साथ साथ रहना बिना रिवेंज और रिटेलिएशन की फीलिंग के अब लगभग लगभग इम्पॉसिबल यानी असंभव हो गया है. And the killing of a Metis in a Kuki dominated area will only add to their mistrust. और मेटी कम्युनिटी के आदमी को कुकी डोमिनेटेड एरिया में मारा जाना केवल अविश्वास को बढ़ावा देगा या अविश्वास को बढ़ाएगा. The present cycle of violence began after the Manipur High Court gave the go-ahead to the state government to grant scheduled tribe status to the Metis. ये जो प्रेजेंट साइकिल है, जो ये चक्र है वायलेंस का, वो कब शुरू हुआ, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को गो अहेड यानी अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, आप मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दीजिए, जो कि मेटी कम्युनिटी की बहुत पुराने समय से मांग थी, बहुत समय से मांग थी. ओल्ड डिमांड का मतलब बहुत समय से डिमांड थी. ट्राइबल ग्रुप्स वोसिफरसली प्रोटेस्टेड. और इसके बाद क्या हुआ, ये तो नॉन ट्राइबल था, ये ट्राइबल ग्रुप्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मेटी जो नॉन ट्राइबल था उसे भी ट्राइबल ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वोसिफरस यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने ऊधम मचाया और इसका विरोध किया. वोसिफरसली मतलब होता है क्लैमरसली, बहुत ऊधम मचाना, शोरगुल वाले मैनर में वायलेंटली प्रोटेस्ट किया, विरोध किया. मणिपुर हाई कोर्ट के जो डिसीजन था कि मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है और स्टेट को उन्होंने गोहड अप्रूवल दे दिया, तो उसकी वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट किया है. Saying this would give the Metis unprecedented advantage. और उन्होंने क्या कहा, ये जो आपने मेटी कम्युनिटी को एक ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दे दिया है, इससे उन्हें अनप्रेसिडेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनमैच्ड फायदे मिल जाएंगे. अनमैच्ड क्यों वर्ड यूज किया गया है, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब यहाँ पर अनमैच्ड क्यों है, क्योंकि एक ट्राइबल कम्युनिटी को नॉन ट्राइबल कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी का दर्जा मिल जाएगा, तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में जो सिचुएशंस हैं, असमान हैं, आप उनको अब समानता दे देंगे. ठीक है, चलिए. दिस सून गॉट आउट ऑफ कंट्रोल आफ्टर द मेटीज एंड कुकीज और ट्राइब्स क्लैश्ड. और ये सिचुएशन तुरंत ही, बहुत जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल चली गई जब मेटीज और कुकीज और ट्राइब के लोग आपस में भिड़ गए. सो दिस इज अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स, क्लैश, लड़ाई झगड़ा. The बीरेन सिंह गवर्नमेंट may have resigned in February 2025. बीरेन सिंह ये मणिपुर में चीफ मिनिस्टर थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फरवरी 2025 में रिजाइन कर दिया होगा, विड्रॉ कर दिया होगा. But the state is still reeling under the consequences of the manner in which the center and state leaders handled the situation. लेकिन अब भी स्टेट जिस तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है,
उसके दुष्परिणामों की अभी भी चपेट में है, ठीक है, स्टिल अभी भी चपेट में है। टू फाइंड परमानेंट पीस, अगर परमानेंट पीस चाहिए, लॉन्ग एंडोरिंग पीस चाहिए, पीस ऑन या इन लॉन्ग टर्म चाहिए, तो सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल लीडर्स नीड टू कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली। तो सिविल सोसाइटी को और गवर्नमेंट को या लीडर्स को कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली, टायरलेसली का मतलब होता है डिलीजेंटली, बिना थके बिना रुके, ठीक है, जिस चीज में आप टायर हो रहे हो लेस मुझसे माइनस कर दो, ठीक है। और ली का मतलब मैनर हो गया, हम किसी भी वर्ड के बाद में जिसके बाद में एल वाई लगा होता है ना, वो मैनर शो करता है, बेसिकली एडवर्ब होता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, टायर यानी थकना, लेस यानी कि ऑपोजिट हो गया, ठीक है, टायर का ऑपोजिट हो गया, और ली यानी कि मैनर। तो बिना थके काम करना है, टू ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, जिन भी चीजों या जिन भी लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जो इन्वेंटर्स हैं, बेसिकली स्टेक होल्डर्स इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टर्स। यहाँ पर स्टेक होल्डर का मतलब क्या हो गया, मणिपुर में रहने वाले लोग जिनका की इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट निहित है, उनको ऑन बोर्ड का मतलब डिस्कशंस के लिए एक जगह लाना, टू ब्रिंग देम क्लोज टू हैव डिस्कशंस, ठीक है। एंड रिजॉल्व अंडरलाइंग इश्यूज, रिजॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द अंडरलाइंग इश्यूज, अंडरलाइंग मतलब जो भी मुद्दे जिनकी वजह से लोगों की किलिंग हो रही है, आपस में क्लैशेस हो रहे हैं, उन सभी मुद्दों को रिजॉल्व करो, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। ऑफ आइडेंटिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, जो भी मुद्दे आइडेंटिटी और मार्जिनलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों का इंटरेस्ट इसमें निहित है, उन सभी लोगों को आपस में बुलाकर और आपसी सहमति और समझौते के साथ क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। एंड फ्रेंड्स, जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली एनजीओज, जर्नलिस्ट्स, मीडिया, देन लीडर्स, सभी आ जाते हैं, इवन सोशल एक्टिविस्ट भी आ जाते हैं, जो कि सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात करते हैं, उन सबको हम सिविल सोसाइटी के अंदर यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मार्जिनलाइजेशन किस किस को समझ में आता है। देखो, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। ये एक पेपर है, मान लो ये सोसाइटी है, ठीक है, तो इसके मार्जिन क्या होंगे, ये सारा एरिया मार्जिन ही तो है, यानी बाहरी इलाका, बाहरी कॉर्नर। आप मार्जिन बनाते हो ना, जब वर्ड पे काम कर रहे होते हो तो आप उसको क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो, तो मार्जिन से जो चीजें टच कर रही होती हैं उनको सेंटर में रखने की कोशिश करते हो। So the concept of marginalization is very much the same. When the people belonging to different culture or different ethnicity, language, financial status are put on the margins and are not included or are not given space in the center, they are said to be marginalized. So marginalization is basically a process wherein आप अलग धर्म, जाति, संप्रदाय या पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को सोसाइटी के मैटर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, उन्हें मार्जिन्स पर धक्का मार देते हैं। इस प्रोसेस को मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। What immediate incident triggered fresh tensions in Manipur according to the passage? सिलेक्शन से जा सकते हैं, बहुत सेफ है। हमें क्लियर कट उन्होंने बताया कि 29 ईयर ओल्ड एक जो बंदा था उसको मार डाला गया है, उसकी वजह से फ्रेश वायलेंस और टेंशंस पैदा हो गई हैं। तो सीधे सीधे सिलेक्शन से जा सकते हैं। किलिंग ऑफ अ मेटी मैन इन अ कुकी डोमिनेटेड एरिया is the fresh incident that triggered fresh tensions, right? Question number 2, the phrase no peace, no popular governments in the passage suggests, क्या कहना है? इस फ्रेज का मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि अगर गवर्नमेंट पीस या स्टेबिलिटी किसी जगह पे बना के नहीं रख सकती है, तो नो पॉपुलर मतलब तो जनता का विश्वास या जनता का सपोर्ट भी उस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। ए कह रहा है कि गवर्नमेंट्स यूज पीस टू गेन वोट्स, तो ये बेसिकली ये जो फ्रेज है, ये ऑप्शन है, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट वोट्स को हासिल करने के लिए क्या करती है, पीस मेंटेन करती है, जबकि ये कह रहे हैं कि
आपको अगर वोट चाहिए तो वहां पीस मेंटेन करो, आपको करके दिखाना पड़ेगा पहले, तो इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। एक्शन और कंसिक्वेंस के बीच में ये उल्टी चीज हो गई, ठीक। बी, पीस इज इररेलेवेंट फॉर गवर्नेंस, पीस का कोई मतलब ही नहीं है गवर्नेंस के लिए, तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है। ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट बनना है तो पीस मेंटेन करो। विदाउट पीस गवर्नमेंट्स लूज पब्लिक सपोर्ट, दिस इज द आंसर। अगर आप पीस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा जनता का, क्लियर। चलो, why did tribal communities or groups oppose granting scheduled tribe status to the Metis? क्यों अपोज कर रहे हैं ट्राइबल ग्रुप्स की मीटीज को? आपने ट्राइबल का जो दर्जा दे दिया उसको क्यों अपोज कर रहे हैं? बिकॉज इट वुड वीकन नेशनल यूनिटी, क्योंकि नेशनल यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि जो मीटी कम्युनिटी थी वो देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम कर रही थी, ऐसा हमें कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं मिलती है। इट वुड गिव मीटीज अनफेयर एडवांटेज, यही बोला है कि उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। हम ट्राइबल कम्युनिटीज है, सदियों से हमारा शोषण होता आया है, और अगर आप मेटीज को जो कि एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है उनको भी ट्राइबल का दर्जा दे दोगे तो क्या होगा, बेसिकली उन्हें हर जगह फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, राइट। What does the passage indicate about inter-community relations in Manipur before 2023? पैसेज में क्या चीज बताने की कोशिश की है एडिटर ने कि 2023 से पहले वहाँ कम्युनिटी रिलेशंस कैसे थे। दे वर ऑलवेज मार्क्ड बाय वायलेंस, ऐसा ऑलवेज यूज नहीं किया है, उन्होंने बोला है कभी कभी थोड़े बहुत वेव्स आए हैं इंसर्जेंसीज के, कभी कभी, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो कैसे रह रहे थे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, मिलजुल कर साथ में रह रहे थे और काम कर रहे थे, है ना, और रिटेलिएशन की फीलिंग भी नहीं थी। तो ये चीज बोली है एडिटर ने यहाँ पर। तो कम्युनिटीज दे वर ऑलवेज मार्क्ड बाय वायलेंस, गलत हो गया। बी, कम्युनिटीज लिव्ड सेपरेटली विदाउट इंटरैक्शन, सॉरी। तो ये बोल रहे हैं कि कम्युनिटीज अलग अलग रहती थी, ये जो बताया है पैसेज के ऑपोजिट हो गया। उन्होंने बताया साथ साथ मिलजुल के रहते थे और काम करते थे, तो इंटरैक्शन तो होगा ही जब आप साथ में रह रहे हो और काम कर रहे हो, तो सो ये ऑपोजिट हो गया। See, different groups largely coexisted peacefully. This is what is being talked about, right? So, the author uses the term acute trust deficit to highlight. ऑथर ने इस टर्म का acute trust deficit का इस्तेमाल क्या चीज को हाईलाइट करने के लिए किया है? टू हाईलाइट इकोनॉमिक फेलियर इन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट जो है वहाँ पर इकोनॉमिक तौर पर पूरी तरह से असफल हो गया है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक तौर पर असफल हो गई है। Is this the answer? No, not at all, because यहाँ पर इकोनॉमिक फेलियर की बात ही नहीं है, right? Breakdown of confidence between communities and institutions, this is the answer, कि लोगों का आपस में एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी कम हुआ है, और इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडीज और द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी विश्वास कम हुआ है, ट्रस्ट में कमी आई है, भरोसे में कमी, विश्वास में कमी आई है। सो दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। डेफिसिट इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड इन ट्रेड, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर डेफिसिट का मतलब क्या है कि कमी होना, ठीक। Which of the following best describes the role expected of political leadership in Manipur? ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है कि मणिपुर में पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ, क्या रोल एक्सपेक्ट किया जाता है? एनफोर्सिंग मिलिट्री कंट्रोल, नो वेयर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। बी, इग्नोरिंग आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड्स, कि वो इग्नोर करते हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज या पहचान है लोगों की, उसके हिसाब से जो डिमांड वो कर रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये कह रहे हैं बीइंग सेंसिटिव टू डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड कल्चर, दैट द गवर्नमेंट इट हैज टू बी सेंसिटिव, इसको सेंसिटिव होना पड़ेगा कि अलग अलग जो आइडेंटिटीज और कल्चर्स हैं उनकी अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके प्रति गवर्नमेंट को क्या होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। What is the central argument of the final paragraph of the passage? फाइनल पैराग्राफ जो था उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? क्या था? यही था ना कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं और जो लीडरशिप है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उनके बीच में आपस में बातचीत करानी पड़ेगी कि भाई देखो इन चीज़ों पे हमें आपस में डिस्प्यूट्स हैं, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं, तो उनको हम सॉल्व करने की आपस में ही कोशिश कर लें।
ठीक है, तो अब देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये बोल रहे हैं ए प्रेसिडेंट रूल इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल का लग जाना सबसे अच्छा सोल्यूशन है। ऐसा कुछ बोला है क्या कहीं पे भी कि प्रेसिडेंट रूल इज द बेस्ट सोल्यूशन? सो दिस इज रॉन्ग, राइट। दूसरा, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन डाइवर्स सोसाइटीज। अलग अलग जो लोग रहते हैं उनके बीच में वायलेंस को रोक पाना अनअवॉइडेबल है, मतलब आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। क्या इसकी बात हुई है? नो, नॉट एट ऑल। ऐसी कोई भी बात कहीं भी पैसेज में नहीं हुई है कि वायलेंस को आप रोक नहीं सकते हो। तीसरा जो है, लास्टिंग पीस रिक्वायर्स इंक्लूसिव डायलॉग एंड एड्रेसिंग मार्जिनाइजेशन। एग्जैक्टली यही बोला है उन्होंने कि अगर आपको लॉन्ग एंड्योरिंग पीस चाहिए, परमानेंट पीस चाहिए, जो वर्ड्स थे वो क्या थे, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। जितने भी लोग मणिपुर के हैं जिनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उन सबको एक जगह इकट्ठा करिए, बुलाइए एंड रिजॉल्व अंडरलाइंग इश्यूज। और जो भी आइडेंटिटी और मार्जिनलाइजेशन से जुड़े हुए अंडरलाइंग यानी इनहेरेंट इश्यूज हैं, अंडरलाइंग मतलब निहित होता है, ठीक है, तो बेसिकली जो भी इश्यूज जुड़े हुए हैं उन सबको आप क्या करो, उनको सॉल्व कर दो। क्लियर है? तो सेम वर्ड्स में आपको आंसर मिल रहा है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिन लोगों को लैंग्वेज, कल्चर, जेंडर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस पे सोसाइटी के मार्जिन पे धकेल दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, उन सभी लोगों को बोलते हैं कि दे आर मार्जिनलाइज्ड, राइट। सो उन सभी लोगों को आप क्या करो, अगर लास्टिंग पीस चाहिए, अगर आपको लंबे समय की तक वो चाहिए, पीस चाहिए, तो आप क्या करो, उनके मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस करो और इंक्लूसिव डायलॉग्स करो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। द टोन ऑफ द पैसेज मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि टोन को आप सिर्फ टाइटल से ही निकाल सकते हो और 1 नंबर आप पक्का कर सकते हो। टाइटल में 90% आपको टोन मिल जाएगी, 90 से ऊपर भी जा सकते हैं, 100% भी टोन आपको मिल जाती है टाइटल के अंदर ही। तो बेसिकली कैसी है, जरूरत है कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊं? ये सीधे सीधे क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड है। बाकी आप इसको समझ लो तो आपको ये बाकी जो वर्ड्स हैं, सेलिब्रेटरी का मतलब एग्जाम्पल में देखो कैसे, सेलिब्रेटरी का मतलब क्या होता है, आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम सो लेट्स गो एंड हैव अ पार्टी, सेलिब्रेटरी टोन। न्यूट्रल, ना प्लस ना माइनस, अगेन न्यूट्रल। जो एडिटर है वो कह रहा है कि सही है या गलत है मुझे नहीं पता, क्रिटिसाइज करूं या प्रेज करूं, नहीं कर सकते, सो दिस इज न्यूट्रल। और डिटैच का मतलब होता है अनकंसर्न, किसी मैटर से अपने आप को अलग रखना, डिस्कनेक्ट कर लेना, डिटैच कर लेना, अनकंसर्न हो जाना, ये भी नहीं है। अब डी वाला मैं आपको सी तो बता ही चुकी हूँ, आंसर सी है, क्रिटिकल है, कंसर्न है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अब डी को और देख लो। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, और आशावादी का मतलब होना होता है कि फ्यूचर ये बहुत होपफुल है, भले ही प्रेजेंट कैसा भी हो। और होपफुल का मतलब भी लगभग वही है कि आशावादी होना, ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू कॉल दिस डे ऑफ। एंड स्टूडेंट, मैं आपको फिर वही बोलूंगी, आज इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद जो मैंने आपको वोकैब टेक अवे दिया है ना, उस वोकैब टेक अवे में जाके देखिएगा आप क्या कोई वर्ड बच गया जिसका मीनिंग मुझे आता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको पता ही नहीं चल रहा है और वोकैब आपकी ऑटोमेटिकली याद हो रही है, रट्टाफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 21 जनवरी के जो एडिटोरियल था उसके थ्रू मैं आपको ये मैसेज दे चुकी हूँ कि वो क्या आपको मोस्ट साइंटिफिक वे में याद करने का तरीका उसे कंटेंट में समझना है, चाहे स्टोरी में समझो, चाहे एडिटोरियल में समझो, कहीं भी समझो। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।